लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अखिल भारतीय पीठसीन अधिकारी सम्मेलन का दूसरा दिन आज संसदीय कार्य प्रक्रिया पर होगा राष्ट्रीय मंथन। बता दें कि पारदर्शी, कुशल व नागरिक केंद्रीय विधायी प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा, जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही विषय पर मंथन। विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे शुरू होगा सत्र। विधानसभा परिसर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का दूसरा दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 3 दिवसीय जो है अखिल भारतीय पीठासीन का ये सम्मेलन चल रहा है, जो विधानसभा में पारित कल से ही हो गया था। इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा जो है किया गया था। जिस प्रकार से देखा जाता है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का ये आज का दूसरा दिन है। आज संसदीय कार्य और प्रक्रिया पर जो है पूरा मंथन किया जाएगा। किस प्रकार से जो है संसदीय कार्य में की योजना के कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस पर जो है चर्चा की जाएगी। संसदीय कुशल व नागरिक केंद्रीय विधायक प्रक्रिया के लिए भी जो है प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही के विषय पर भी मंथन होगा कि जनता के जो विधायक हैं उन पर भी जो है पूरा मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो है विधायक को जो है जनता को जवाब देना चाहिए। विधानसभा परिसर में ये 10 बजे का आज का कार्यक्रम शुरू होगा। तो कह सकते हैं कि कल से ही ये सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और 3 दिवसीय सम्मेलन है। कल समाप्ति के दौरान जो है मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे कल, और वहां पर वो भी जो है अपने शब्दों के द्वारा संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस पूरे सम्मेलन में जो है कई राज्यों के जो है इसमें अध्यक्ष यहाँ पर सम्मिलित है और इसी के तहत जो है ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अखिल भारतीय पीठासीन का आज दूसरा दिन है। पारदर्शी, कुशल व नागरिक केंद्रीय विधायी प्रक्रिया है ये। जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही पर चर्चा। लखनऊ से खबर, जहां पर अनंत नगर योजना के तहत लॉटरी 637 भूखंडों की लॉटरी 30-31 जनवरी को होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा लॉटरी ड्रॉ का आयोजन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी लॉटरी प्रक्रिया। 637 भूखंडों के लिए 7,429 लोगों ने कराया पंजीकरण। आकाश खंड के 617 व आदर्श खंड के 20 भूखंड शामिल। पहले दिन आरक्षित श्रेणी की होगी लॉटरी, दूसरे दिन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को मिलेगा।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ के अनंत नगर योजना के लिए जो है 637 भूखंडों को लेकर के जो है लैटरी का जो है सिस्टम बनाया गया है, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है 30 से 31 तारीख को जो रखा गया है, जिसमें अभी तक जो 637 भूखंडों के लिए 7,429 लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है। अगर देखा जाए तो पहले दिन जो है आरक्षित श्रेणी के लिए जो है लैटरी के जरिए जो है इन भूखंडों के लिए जो है लैटरी सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। दूसरे दिन जो है सामान्य श्रेणी के लिए किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है अनंत नगर की ये योजना है और 637 भूखंड है, इन्हीं के लिए जो आवेदकों हैं उनका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 30-31 जनवरी को जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है। इससे जो है करीब 637 लोगों को जो है लैटरी के जरिए जो है भूखंड मिलेंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि लॉटरी के जरिए भूखंड मिलेंगे। 30-31 जनवरी को होगी लॉटरी। अनंत नगर योजना के तहत लॉटरी विकास प्राधिकरण करेगा लॉटरी ड्रा को आयोजन। हापुड़ से खबर, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 200 किलो अवैध विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। विस्फोटक से बने करीब 2000 कैंडल बरामद। भारी मात्रा में बने और अधबने विस्फोटक जब्त। बारूद के साथ मास्टरमाइंड नदीम गिरफ्तार। किराए के मकान में चल रहा था अवैध कारोबार। मकान मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। फतेहपुर कुचेसर इलाके में की गई छापेमारी। थाना बाबूगढ़ के ग्राम फतेहपुर के एक मकान से पुलिस द्वारा तलाशी में लगभग 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सेलनुमा विस्फोटक कैंडल तथा 27 कट्टे सेलनुमा विस्फोटक कैंडल के खोखे तथा अन्य पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। घटना में संलिप्त एक व्यक्ति नदीम पुत्र रफीक निवासी टीला मोड़ गाजियाबाद को हिरासत में लिया गया है तथा उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सीतापुर से खबर, जहां पर कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत, हालत गंभीर। डॉक्टर ने किया लखनऊ रेफर। पत्नी से विवाद के बाद पी ली थी ज्यादा शराब।
थाना खैराबाद क्षेत्र के अनीसपुर काफ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत, हालत गंभीर, डॉक्टर ने किया लखनऊ रेफर। पत्नी से विवाद के बाद ज्यादा पी ली थी शराब। कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, हालत गंभीर, डॉक्टर ने किया लखनऊ रेफर। पत्नी से विवाद के बाद पी ली थी ज्यादा शराब। मेरठ से खबर, जहां पर छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्र एक दूसरे पर कुर्सी और टेबल से हमला करते नजर आए। मामूली नोकझोंक के बाद मारपीट की बात आ रही है सामने। IIMT विश्वविद्यालय की बताई जा रही वीडियो, बाद में सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं सवाल। सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट। कुर्सी और टेबल से हमला करते नजर आ रहे छात्र।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट सहयोगी और सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बधाई संदेश साझा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जेपीएस राठौर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और अय्याज जनपद में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले रीलबाजों और लापरवाह चालकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में सदर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर चौराहे पर स्टंटबाजी और नियमों का उल्लंघन करना एक सवार को बेहद भारी पड़ गया। यातायात पुलिस ने नियमों को ताक पर रखने वाली बाइक का 7,000 रुपए का भारी भरकम चालान काट दिया। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर चौराहे के पास एक बाइक फर्राटा भर रही थी। इसी बाइक पर न केवल 4 युवक एक साथ बैठे थे बल्कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। इतना ही नहीं, बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था जो कि तेज आवाज के साथ सड़क पर शोर मचा रहा था। सड़क पर सरेआम नियमों का उल्लंघन देख मौके पर मौजूद यातायात पुलिस ने बाइक को रोक लिया। पुलिस ने युवकों की इस लापरवाही और जानलेवा स्टंट पर सख्त रोक अपनाते हुए तत्काल ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया पूरी की। मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे 334 पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ। थाना गुलावती क्षेत्र के छुड़ावक गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए सामने से आ रहे ट्रक के नीचे जा घुसी। इसी भीषण भिड़ंत में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। चिड़ावक गांव के पास अचानक चालक का संतुलन बिगड़ा और कार डिवाइडर से टकराकर उछलते हुए दूसरी दिशा में आ रहे ट्रक के सामने आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों युवक मलबे में दब गए। पुलिस के अनुसार मृत युवक मेरठ के रहने वाले बताए जाने पुलिस ने मौके पर मिले दस्तावेजों के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दी है।
गुलौठी में बुलंदशहर मेरठ रोड पर खुशहालपुर स्टेशन के पास बुलंदशहर से तेज रफ्तार से आई क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर गई और दाहिने तरफ से सामने की तरफ से आ रही ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में गाड़ी में बैठे सभी 3 सवार व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तहरीर प्राप्त होने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के मेरठ बदायूं नेशनल हाईवे 334 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अगर बात किया तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद में जो तेज रफ्तार सामने से आ रहे जो ट्रक ने कार को रौंद दिया और कार में जो क्रेटा कार थी, कार में 3 लोग सवार थे। तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जो पुलिस का जो मानना है, जो पहचान हुई है, तीनों ही मेरठ के निवासी, मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ के रहने के वाले के साथ साथ उसमें एक डॉक्टर है जो अपना निजी हॉस्पिटल चलाता है। और बताते हैं, पुलिस का कहना है कि बुलंदशहर से गाड़ी मेरठ को जा रही थी। मेरठ को जाते समय तेज रफ्तार होने की वजह से डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से टकराने के बाद में सामने से जो ट्रक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, तो ट्रक के नीचे गाड़ी आमने सामने की घुस गई और उसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, तीनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान होने के साथ साथ पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन मौके पर पहुंचे, परिजनों का रो का बुरा हाल है। हालांकि घटना स्थल का मुआयना जनपद बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने किया है और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मुआयना करते हुए कहा है कि परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी जिसके खिलाफ, उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो घटना से जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब जो NH 334 है उसके अधिकारियों पर भी कहीं, क्योंकि जो डिवाइडर है, डिवाइडर पर जो इस तरह की कोई भी रेलिंग नहीं लगाई गई थी जिससे कि जो गाड़ी है, जिससे कि डिवाइडर की पहचान हो सके, तो उसको लेकर भी अब तरह तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो घटना बड़ी दुखद घटना है, जिससे कि 3 लोगों की मौत हो गई है। जो परिवार में जो तीनों ही, एक बेटा था, एक पिता थे और एक PSO था, जो उनका जो डॉक्टर था, उनका जो साथ रहता था। तो तीनों की जो मौत हुई है उससे परिजनों का हाल है, जो परिजनों का जो कहना है, परिजनों का यही हमारे घर के मुखिया थे और मुखिया बाप बेटा की मौत होने के बाद में परिजनों का बुरा हाल है। चीज है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अनियंत्रित कार बनी कार मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झांसी के चरगांव इलाके में कांड अंजाम देने वाले दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। मामला 11 जनवरी का है, जब चरगांव थाना इलाके में गुटखा व्यापारी के मुनीम से 7 लाख रुपए की लूट हो गई। मुनीम गाड़ी चला रहे ड्राइवर विकास पाल का नाम लूट में सामने आया। विकास पाल ने ही अपने दोनों साथी नरेश परिहार और जितेंद्र पटेल के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां पर आपको बता दें कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे नितिन नवीन। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आज पदभार ग्रहण करेंगे। और उससे पहले आज उन्होंने दिन की शुरुआत पूजन अर्चन के साथ शुरू की। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। बारहवें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है और आज नितिन नवीन पदभार ग्रहण करेंगे। 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। उनके अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार न होने के कारण मंगलवार को उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण करेंगे आज नितिन नवीन। जेपी नड्डा का विस्तारित कार्यकाल समाप्त हो गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? भाजपा में नवीन युग का आगाज, आज पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन। आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है उन तक। आपको बता दें कि नितिन नवीन आज पदभार ग्रहण करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनके दोनों ने दिन की शुरुआत आज पूजा अर्चना के साथ की। आपको बता दें कि आज वो पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से घरेलू हिंसा का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक विवाहिता जुल्म और प्रताड़ना से इस कदर टूट गई कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के इरादे से जहरीला पदार्थ खा लिया और अपने 3 मासूम को लेकर सीधे थाने पहुंच गई। खीरो थाना क्षेत्र के हिंदूपुर गांव की रहने वाली इस महिला ने जब थाने के गेट पर कदम रखा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो मौत को गले लगा चुकी है। उसने अपनी 3 नन्ही पुत्रियों को पुलिसकर्मियों के हवाले करते हुए कांपती आवाज में कहा कि इन बच्चों का ध्यान रखना, मैंने जहर खा लिया है, अब मैं नहीं बचूंगी। विवाहिता से सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए महिला को आनंद फानन में सीएचसी खीरो पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के दौरान विवाहिता की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया। वर्तमान में उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल ले जाते समय विवाहिता और उसकी मासूम बेटी ने आप बीती सुनाई की बातों से साफ हुआ कि वो लंबे समय से घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकार थी। संभवतः ससुराल पक्ष या पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। मासूम बच्ची की गवाही ने घर के अंदर चल रहे जुल्मों के कई राज खोल दिए। मारा ननद काहे के लिए? कौन माता पिता था? क्या नाम है? आप आपके आदमी का क्या नाम है? मोहित। किसका? आपके आदमी का। मोहित। कहाँ रहती हो आप? बात कहने में रही थे। मोहित कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अच्छा, वो यहाँ है कि नहीं है? तो अभी जो झगड़ा हुआ किससे हुआ? नंदे से परसों तो हमको मार रहे। नंदे तुम्हें? क्या नाम है? पूजा। पूजा। तो आज ये जहर कहाँ से मिला तुमको? जहर हम जब सब दिन तो कहना मत तुम 4-5 आदमी जाए जहाँ चले जाओ। तो फिर ये जहर कहाँ से मिला आपको? हमने लिया दुकान से। अच्छा। नैनीताल के बंगुर में हिमालय दर्शन के समीप पार्टी करने गए 7 युवकों में एक युवक खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम ने रस्सियों से खाई में उतरकर गंभीर रूप से घायल युवक को खाई से निकाला। अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल स्टाफ हाउस के करीब 7 युवक शाम के समय नैनीताल पंगुट रोड में हिमालय दर्शन के समीप पार्टी करने के लिए गए हुए थे। तभी 7 नंबर क्षेत्र निवासी 34 वर्षीय भुवन कुमार का लघु शंका के दौरान पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। साथियों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भुवन का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। साथियों की सूचना के बाद एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने खाई में उतरकर युवक का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। पंगट रोड में एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति यहाँ से गिर गया है। तो हमारे से मैं फायर सर्विस से लीडिंग फायरमैन हरनाम सिंह हुआ और मेरे से पहले एसडीआरएफ और पुलिस भी पहुँच गई थी। मैं भी पहुँचा अपनी टीम लेके। फिर हम सभी के सहयोग से उन्हें निकाल लिया गया है, सभी जो गिरे हैं। अभी उनकी जानकारी नहीं हो पाई, उनका अता पता हमने नहीं ले सके हैं। अब पता नहीं किस कारण से गिरे, इस रास्ते से गुजर रहे थे, क्या था, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अभी लेके आए थे, उसका हमने ईसीजी वगैरह कर लिया है। पेशेंट बिल्कुल रेस्पॉन्सिव नहीं था, बीपी पल्स कुछ नहीं आ रहा था। पेशेंट हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो डेड है और अभी हमने उसको मॉर्चरी शिफ्ट कर दिया है और वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए।
तीर्थ नगरी हरिद्वार में आगामी प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था को अब बेगी बनाने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। देर रात एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सुरक्षा तैयारियों की बारीक समीक्षा की है। ऑनलाइन बैठक के दौरान एसएसपी डोभाल ने शब्दों में चेतावनी दी कि वीआईपी दौरा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। किसी भी तरीके की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटियाला के खन्ना क्षेत्र में मनरेगा कर्मी संदीप कुमार के साथ बीडीपीओ सतविंदर सिंह के बेटे और कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की घटना के विरोध में गांव के पंच और सरपंच सड़क पर उतर आए और बीडीपीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा, सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੀਟੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਜੀ। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां पर उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा मिली है। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की पहल पर महेंद्रगढ़, सतनाली और सिवानी रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनों का ठहराव किया गया। भावड़ा, बाड़मेर, बाड़मेर हावड़ा, जयपुर, दिल्ली कैंट, जयपुर, बीकानेर, हरिद्वार और हरिद्वार बीकानेर एक्सप्रेस इन स्टेशनों पर रुकेगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस कदम से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी। ये थे हमारी आन बान और शान बीकानेर डिवीजन के माननीय श्रीमान जी सीनियर डीसीएम जी महोदय। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने महफिल। और हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री यतेंद्र राव जी का सम्मान करें।
आज जो है घोषणा की गई है 12/323/24 बाड़मेर हावड़ा की, उसका ठहराव महेंद्रगढ़ दिया है। उसके अलावा 19/701/702 का ठहराव, इस गाड़ी का नाम सैनिक एक्सप्रेस है, उसका सतनाली ठहराव दिया गया है। और 14/717/718 बीकानेर हरिद्वार, उसका ठहराव सिवानी दिया है। लगभग कितने लोगों को सुविधा मिलेगी, किन किन प्रदेशों से गाड़ियाँ ऊपर? ये गाड़ियां का जो अभी रूट था उसमें रूट में कोई चेंज नहीं है, बस स्टॉपेज यहाँ सैंक्शन हुआ है, जिससे महेंद्रगढ़ वासी और आसपास के जो वासी हैं एवं जो ट्रेड कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली जाने के लिए एक गाड़ी और हो गई, लंबे रूट की गाड़ी जो हावड़ा, जिससे भी यहाँ के क्षेत्रों के वासी वंचित थे, और वो भी उन्हें मिल गई। फरीदाबाद में फर्जी दस्तावेज और नाम बदलकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में सरायख्वाजा थाना पुलिस ने राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ख्वाजा के प्रिंसिपल की शिकायत पर एक सेवानिवृत्त शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। शिक्षक पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर और फर्जी डिग्रियों के सहारे करीब 2 दशक तक नौकरी की। शिकायत के अनुसार आरोपी ललित भारद्वाज दिसंबर 2004 में एसएससी के माध्यम से एसएस मास्टर के पद पर भर्ती हुई थी। रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि उसकी 10वीं 12वीं की बीए तक की पढ़ाई लाला राम पुत्र शिव कुमार के नाम से है। मामला तब खुला जब वर्ष 2020 और 21 में सीएम विंडो पर इसकी शिकायत की गई। जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक ललित भारद्वाज जो एसएस के टीचर थे, सोशल साइंस के टीचर, जो 2024 में रिटायर हो चुके हैं, जिनके द्वारा नौकरी लगने के लिए फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। तो इस शिकायत पर थाना सरायख्वाजा में 420 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां पर राज्यपाल रमीन डेका ने लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में भव्य समारोह में राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन को पद की शपथ दिलाई। अमिताभ जैन सेवानिवृत्त आईएएस एवं पूर्व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ रह चुके हैं। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग के रूप में उमेश कुमार अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चंद्र मिश्रा को भी शपथ दिलाई गई। खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के बड़गांव पंचायत के आश्रित ग्राम चंदपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की अनुपस्थिति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस शिक्षक की वहां पोस्टिंग है वो बीते 2 वर्षों से विद्यालय में उपस्थित नहीं है। इस कारण विद्यालय केवल एक शिक्षक के आश्रय पर चल रहा है और बच्चों को पढ़ाई का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों का स्कूल जाना कम हो गया और उनके भविष्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।
सरगुजा के उदयपुर में डुमरडीह धान खरीदी केंद्र पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 298 क्विंटल धान जब्त किया, जो कि 680 बोरी में पहले से खमरिया समिति के टैग के साथ फिक्स स्टॉल में मिली। किसान ने खुलासा किया कि धान बिचौलिए के माध्यम से घर लाकर केंद्र पर पहुंचाया गया था। कलेक्टर अजीत बसंत के निर्देश पर समिति और सत्यापन अधिकारियों की मिलीभगत का भांडाफोड़ हुआ। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसी गड़बड़ियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। रमेश पटेल जी यहाँ पर किसानों की समस्या को लेके कुछ डिटेल लेके आए। रायगढ़ में किसानों ने धान खरीदी में समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का रुख किया। पूर्व मंत्री उमेश पटेल और ललूंगा विधायक विद्यावती सडार के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी किसानों के साथ मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि टोकन नहीं कट रहे हैं, सत्यापन के बावजूद भी धान खरीदी नहीं हो पा रही है और प्रशासन उदासीन है। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत का फल मिलने से बाधा आ रही है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने अपर कलेक्टर से बातचीत कर समस्या के समाधान के लिए एक दिन का अल्टीमेटम दिया। उमेश पटेल जी यहाँ पर किसानों की समस्या को लेके कुछ डिटेल लेके आए थे, जिसमें पहली समस्या थी कि उनका टोकन नहीं कट रहा है, तो हमने उसको भी व्यवस्थित कराने का आश्वासन दिया है और वो हो जाएगा। दूसरा ये था कि कुछ समितियों के लिमिट कम हो गई है, तो उसको भी हमने समिति वालों से और कितने मैनुअल टोकन के आवेदन आए हैं, कितने किसान प्रथम बार भी नहीं बेच पाए हैं, उनका आकलन करके उन समितियों की लिमिट बढ़वाएंगे। किसानों को अभी 9 दिन की खरीदी मुश्किल से बची है और वहाँ प्रबंधक हैं, वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश से धान नहीं खरीदना है, टोकन नहीं करना है। और चाहे खोखरा के किसान हो, चाहे तेलीपाली के हों, चाहे नंसिया के हों, नंदेली के हों, अभी बहुत सारे किसान बचे हैं एक बार भी टोकन नहीं कटा, और जिनका एक बार कट गया है उसको दोबारा टोकन काटने के लिए मना कर दिया गया साफ। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन योग्य अभ्यर्थियों का आमरण अनशन पिछले कई दिनों से जारी है। 24 दिसंबर 2025 से नवा रायपुर में केथुता क्षेत्र स्थित थाना स्थल पर बैठे युवाओं की स्थिति अब चिंताजनक हो चुकी है। अनशन के 25वें दिन तक कई अभ्यर्थियों ने सामूहिक मुंडन करवाया और स्वास्थ्य बिगड़ने की कई घटनाएं सामने आई हैं। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों